आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों ये जो फोर्सेस हैं, अलग टाइप के फोर्स हैं, इन फोर्सेस के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये देखते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो दोनों में सिमिलर हैं और वो कौन सी बातें हैं जो दोनों में डिफरेंट हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम जानते हैं। इसका दूसरा नाम कूलम्ब फोर्स भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला सबसे पहले दिया था वो कूलम्ब्स भाई साहब ने दिया था। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब्स ने, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फार्मूला दिया था। तो इसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, कूलम्ब फोर्स। ठीक है, ये वो फोर्स है अगर दो चार्जेज हैं चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये ऐसा फोर्स है जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगाती है। हर बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर मास है वो अपने सेंटर की तरफ इसको खींचती है, और जिस फोर्स से इसको खींचती है, हर एक बॉडी जिसके पास मास है, मास होना ज़रूरी है। अगर मास नहीं रहेगा बॉडी के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है वो चार्ज की वजह से है। दो बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा दो बॉडी के बीच में, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और दो बॉडी के ऊपर अगर मास है, उस मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों को आज कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि अगर दो बॉडी हमारे पास हैं, दो बॉडी हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया है, इसके ऊपर मान लिया नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो जो फोर्स लगता है, ठीक है, सबसे पहला जो इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है वो क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा, मान लिया बॉडी का चाहे स्फेयर है तो स्फेयर का ये सेंटर है, तो जो फोर्स लगता है, मान लिया अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेचर का है चार्ज यहाँ पर, तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे की तरफ इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये इधर की तरफ। ठीक है, इसकी वजह से, मतलब मान लिया कि ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो दूसरे पर पहले की वजह से ये फोर्स लगेगा और पहले पर दूसरे की वजह से ऐसा फोर्स लगेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर के हैं, तो ये 1 और 2 लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन देखें ये जो फोर्स है हमेशा सेंटर पर काम करता है। ठीक है, यानी ये जो सेंटर्स हैं दोनों स्फेयर्स के, उनके सेंटर्स को अगर मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी, ये दोनों फोर्स क्या है, उसी सेंटर उसी लाइन पर होंगे। ठीक है, उसी लाइन पर होंगे, उसी लाइन पर अलाइंड होंगे। इस वजह से इनको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेज हैं ये, और ये भी सेंट्रल फोर्स होते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, क्योंकि यहाँ भी दो बॉडी के सेंटर की ही बात होती है। अगर अर्थ यहाँ पर एक है, एक हमने अर्थ ले लिया है, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि ये अपना मून है, तो मून के सेंटर से सेंटर के बीच में जो लाइन मिलाएंगे, तो अगर ये इधर खींचती है इसको अर्थ, ठीक है, इस मून को, तो ये जो फोर्स होगा वो इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होगा। तो ये फोर्स जो है ये भी अपना सेंट्रल फोर्स है, और ये भी सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि सेंटर पर लग रहा है, बॉडी के सेंटर पर ये फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों बॉडी के सेंटर पर लगता है। दूसरा जो पार्ट है वो ये चीज़ है, देखें कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका क्या मतलब है भाई? कंजर्वेटिव फोर्स होता है और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये हम सिमिलरिटी बता रहे हैं, अभी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताएंगे। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यहाँ पर वी रहेगा। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्यों? कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर मान लिए कि ये दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्जेस हैं यहाँ पर, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले करके आ रहे हैं, और ये भी पॉजिटिव नेचर का है। तो जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव नेचर का है, जब भी थोड़ा नज़दीक आएंगे तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको क्या करेगा, बाहरी तरफ रिपेल करेगा। तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में। एक टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, तो हमें जो काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमेशा क्या रहता है, ये जो पाथ होता है ना, चाहे हम इसको सीधे सीधे ऐसे ही लेकर के आए इसके सेंटर की तरफ,
और वर्क करें, V1 W1 हो गया वर्क, या फिर इसको घुमा करके ऐसे ले करके आएँ, ठीक है, यहाँ W2 वर्क हो गया। तो इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ऐसा फोर्स जिसके अंडर में, ठीक है, जिसके अंडर में जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जो पाथ है उस पर डिपेंड ना करे तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ भी बिल्कुल यही हाल है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बॉडी को मान लिया कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई एक बॉडी है, एक अर्थ है, और अर्थ से हम क्या करते हैं भाई, एक कोई यहाँ से कुछ ले करके जाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा मास है कोई, और इसको इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है। मान लिया कि हम इसको अर्थ से ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अर्थ है वो इस बॉडी पर अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी मास की वजह से, क्योंकि मान लिया मास इसका m1 है और इसका m2 है, तो मास इसमें फोर्स लगेगा। तो ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मान लिया हम सीधे लेकर के गए, या फिर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके इसी बॉडी को हम यहाँ तक ऐसे लेकर के गए, तब भी इनके बीच में जो फोर्स, जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो वर्क डन है और यहाँ पर जो वर्क डन है, दोनों वर्क डन सेम होंगे, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब यहाँ भी W1 और W2 बराबर होंगे, मतलब पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा। उसे कहते हैं कि भैया ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो वर्क डन उस फोर्स के अंदर में, उस फोर्स के अंडर में, उस फोर्स के कह सकते हो कि इफेक्ट के अंडर में, ठीक है, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर में अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, तो वो अगर पाथ से इंडिपेंडेंट आ जाए उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया ये दूसरा। और तीसरा चीज़ देखें, तीसरी बात ये है, बिल्कुल तीसरी बात में हम दो बातें बता देते हैं आपको, तीसरी बात में हम दो बातें बताएंगे आपको। क्यों? अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। अब जो इनके बीच में फोर्स लगता है वो क्या होता है भैया, जो Fe होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज के बीच में, वो क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 पहला चार्ज, दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो r का स्क्वायर कर दिया जाता है। यहाँ देखें, यहाँ पर जो फोर्स लिखते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लिखते हैं इसको, और कैपिटल G पहले लग जाता है। और ये हमेशा देखें होता क्या है कि हमेशा नहीं, अभी देखें, अब यहाँ पर क्या होगा, पहले बॉडी का मास, दूसरे बॉडी का मास, मान लें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखें एक बात है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, पहला वाला पार्ट, कि ये जो फोर्स है Fe वो क्या होता है, हमेशा ये जो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ जो फोर्स है भैया, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या होता है, मास के, दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी चीज़ ये देखा जाए, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो डिस्टेंस है दोनों बॉडी के बीच में उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल यहाँ भी यही चीज़ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ये भी जो है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसी को कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्यों इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं? क्योंकि हम डिस्टेंस जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और फिर उसका इन्वर्स कर देते हैं। डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस है उसका क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं भाई, इसको नीचे कर देते हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस है पहले इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसको नीचे कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये दोनों फोर्सेज जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं और इसी के हिसाब से चलते हैं। ये फोर्स जो है सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये Q1 Q2 M1 M2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये सारी सिमिलरिटीज़ हैं। अब ज़रा कुछ डिससिमिलरिटीज़ यानी कि डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ये दोनों जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और भैया क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दो मेजर डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी तो देख चुके हैं हम कि भाई ये दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस कहे जाते हैं, ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, और ये दोनों फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। डिसिमिलरिटी यानी कि डिफरेंसेस को देखें, पहला डिफरेंस यहीं पर ये है
यहाँ पर पहला डिफरेंस हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पहले इसको देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये तो सभी जानते हैं। ऑलवेज जो है अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा ये अट्रैक्ट करता है। ये जो फोर्स है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन यहाँ देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिपेंड करता है कि अगर प्लस प्लस चार्ज हैं यानी कि सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब क्या हुआ, रिपल्सिव भी हो सकता है, फोर्स अपना रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दूसरी चीज़ देखें, दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर इन दोनों के बीच में मीडियम की बात करें, ठीक है, फोर्स अपना जो लगता है ना F=1/4π एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q2 अपान में r² ही होता है। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, ये क्या होता है, परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। यहाँ अगर इस पे अगर मीडियम थोड़ा बदल दिया जाए, कोई दूसरा मीडियम रख दिया जाए, चाहे वाटर चाहे ऑयल चाहे कुछ और रख दिया जाए, एप्सिलॉन नॉट वो एप्सिलॉन में बदल जाता है। मतलब ये मीडियम है, ठीक है। इन दोनों फोर्सेज जो है, फोर्सेज के बीच में मान लिया यहाँ पर स्पेस नहीं, फ्री स्पेस है, मतलब ना तो एयर है और ना कोई गैस है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम क्रिएट किया गया है। तो उस समय फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। अगर मीडियम कोई दूसरा रिप्लेस कर दिया जाए इसकी जगह पर, तो अपना जो ये फोर्स है ना F', ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा बदल जाएगा भाई, 1/4π एप्सिलॉन हो जाएगा और Q1 Q2 तो रहेगा ही, अपान r² डिस्टेंस भी रहेगी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, या फिर डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, और ये क्या करता है, डजंट डिपेंड, ये डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि जो Fg होता है = हम g लिखते हैं और m1 और m2 लिखते हैं, अपॉन में r² होता है। यहाँ जो g है ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, और ये हमेशा, चाहे इनके बीच में दो बॉडीज़ हैं m1 m2, ठीक है, इनके बीच में चाहे हम एयर भर दें, ठीक है, इनके बीच में चाहे हम वाटर कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, चाहे हम अर्थ पर मेजर करें, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पर मेजर करें, ये जो कैपिटल G की वैल्यू है ना 6.67 10⁻11 होता है, ये वैल्यू बदलती नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, ये G नहीं बदलेगा। हमने बताया कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था तो यहाँ पर दूसरा कोई मीडियम आएगा तो ये बदल जाएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं बदल रहा है। कैपिटल G फिक्स है, कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है, मीडियम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब इनके बीच में अगर हमने फ्री स्पेस दिया है तब भी इतना ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा कोई मीडियम इनके बीच में रख दिया है तब भी इतना ही फोर्स लगेगा। मतलब ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो बदलता है, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, कभी कभी इस पर एप्सिलॉन होता है, दूसरा कोई मीडियम लेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा। उस मीडियम की परमिटिविटी जो होगी वो यहाँ पर इस फोर्स को प्रभावित करेगी, उससे उसकी वजह से जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, ठीक है, उसका नेचर भी बदल जाएगा। अब देखें एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर जो हमने रिपल्सिव और अट्रैक्टिव लिखा था, अगर यहाँ पर एक जो Q1 चार्ज है वो नेगेटिव होता तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस लग जाता। अब माइनस साइन ये बताता है, ठीक है, ये जो माइनस साइन बताता है, माइनस साइन हमेशा ये बताता है कि भाई जो फोर्स है, माइनस साइन ये बताता है, नेगेटिव वाला साइन ये बताता है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो यहाँ पर क्यों ना माइनस लिख दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ये रहता है, हमेशा हमेशा ये माइनस ये बताता है कि भाई ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का है,
जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। बाकी इलेक्ट्रिकल फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अपना अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर क्या है, दोनों सिमिलर चार्जेज हैं, लाइक चार्जेस हैं, या फिर अनलाइक चार्जेस हैं, डिसिमिलर चार्जेस हैं। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक बात और यहाँ पर नोटिस करने वाली है, और वो हम फाइंड करके, वैल्यू फाइंड करके ही बताएंगे, प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसे होता है, इसको हम अभी फिलहाल वैल्यूज़ को फाइंड करके देखेंगे कि फाइनली कि एक्चुअल में क्या ये स्ट्रॉन्गर होता है कि बस केवल कहीं सुनी बातें हैं। ये ज़रा चेक करेंगे हम, यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे। हम करते क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या 2 प्रोटॉन ले लेते हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन ले लेते हैं, और उन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें पता है, प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, प्रोटॉन का भी मास हमको पता है। तो हम क्यों ना यहाँ पर एक काम करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम -e से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा प्रोटॉन है तो इसको +e से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस सपोज दैट r है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। इसका मास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 10⁻³ kg होता है। यहाँ जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन की बात करें तो EP लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर Me लिख लेते हैं, ठीक है, Me, और यहाँ पर MP यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है भाई 1.67 10⁻27 kg होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रखते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ हमें कंपेयर करना हो कि भाई डिस्टेंस ना बदली हमने, ठीक है, और ये तो मीडियम पे डिपेंड भी नहीं करता है, तो डिस्टेंस नहीं बदली हमने, और यहाँ जो मीडियम हमने वैक्यूम लिया हुआ है उस केस में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है। यहाँ देखिए E की वैल्यू तो फिक्स होती है, क्या होता है भाई 1.6 10⁻⁻19 कूलाम की होती है। इसके लिए नेगेटिव हो जाएगी यही वैल्यू और प्रोटॉन के लिए जो है पॉजिटिव हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये प्रोटॉन है, दूसरा वाला जो बॉडी है वो प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम फोर्सेज निकालते हैं। जो Fe है वो क्या आएगा 1/4πε0 और Q1 Q2, तो यहाँ पर देखें जो Q1 है वो इलेक्ट्रॉन है तो -e लिखेंगे, दूसरा जो प्रोटॉन है यानी कि +e लिखेंगे, अपॉन में जो डिस्टेंस है वो r है तो r का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए जो Fg आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल G, ठीक है, इनटू m इलेक्ट्रॉन और m जो है मास यानी कि प्रोटॉन का मास, और डिस्टेंस सेम ही है। अब वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने से पहले एक काम करते हैं, नहीं वैल्यू रख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो देखें इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर फाइनली माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, यहाँ हम माइनस लिखेंगे। उसके बाद E का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और नीचे R का भी स्क्वायर आएगा, इतना आया। अब E की वैल्यू हमें पता है तो E की वैल्यू को क्यों ना हम लिख लेते हैं 9 × 10⁹ यहाँ पर होगा, और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 होती है, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में R का स्क्वायर, R की वैल्यू नहीं रखते हैं, R की वैल्यू आप चाहे तो ले सकते हो 1 अगेंस्ट टर्म, 2 अगेंस्ट टर्म, 4 अगेंस्ट टर्म, लेकिन यहाँ R की वैल्यू फिक्स है, और यहाँ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये वाला जो फोर्स है वो भी फॉलो करता है। तो फाइनली जब हम रेशियो निकालेंगे, जब कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये R स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आपस में ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, और इससे हमें जो है इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो हट जाएगा। तो यहाँ देखें कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, Me जो है वो क्या है 9.1 10⁻31, और यहाँ पर 1.67
10⁻⁻27 अपॉन में क्या है r का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये Fg आ गया, ठीक है, और यहाँ ये क्या आया Fe आ गया। अब इन दोनों कंपेयर करना चाहेंगे हम, ठीक है, Fe अपॉन Fg। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे, यहाँ जो वैल्यू आएगी तो Fe बराबर, ठीक है, Fe बराबर हम क्या करेंगे समथिंग आएगा और इंटू Fg हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो Fe हम जान तो रहे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कितने गुना आएगा उस गुना को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, देखें कैसे होगा इस वैल्यू को। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो यहाँ भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव लिखा जाता है, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो दोनों जगह नेगेटिव कट जाएगा। पहले देखते हैं Fe कितना होगा भाई, -9 10⁻9, और ये जो 1.6 है इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.56, 10⁻⁻19 है तो 38 हो जाएगा, इतना लिखा। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में r स्क्वायर यहाँ है, यहाँ लिख देंगे। बाकी ये जो वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11, यहाँ 9.1 10⁻⁻31 है, यहाँ 1.67 10⁻⁻27 है, और यहाँ भी नीचे भी क्या है बाई में r स्क्वायर है डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू आती है ना यहाँ पर वो आती है 2.27 10⁻39, ये वैल्यू आती है, ठीक है। मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों बॉडीज़ के बीच में सेम जो है डिस्टेंस है, तो ये जो है 10⁻39 टाइम्स ऑफ Fg होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना गुना होता है, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स है, इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कहते हैं, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इससे भी बड़ी वैल्यू होती है किसकी भाई, न्यूक्लियर फोर्स की होती है। न्यूक्लियर फोर्स इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, और लेकिन उसके लिए क्या है लिमिटेशन है भाई, ये न्यूक्लियर की डिस्टेंस पर ही, न्यूक्लियस की डिस्टेंस पर ही काम करता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में काम करता है। उससे अगर ज़्यादा रेंज हो गई तो वहाँ पर वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा, वो वीकेस्ट फोर्स में आता है, मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा छीण, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर ऐसे फोर्स में इसकी बात होती है, ठीक है भाई। मतलब इसका कह सकते हो कि आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसी वजह से क्या है कि हम आसानी से अर्थ के ऊपर ऐसे घूम टहल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है भाई, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी तरीके से होता तो क्या होता, अर्थ जो है फटाक से हमें क्या करती, चिपका देती भाई, ठीक है, अपने सेंटर के पास ले जा करके क्या हमको कोर बना देती, और फिर हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता भाई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा जो है वीकेस्ट फोर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, स्ट्रांगर ये होता है। हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है अर्थ का, लेकिन इतना नहीं लग रहा है कि भाई वो जो है बहुत तेज़ी से खींच ले हमें और हमें जो है अपनी मर्जी से इधर उधर घूमने टहलने ना दे। ऐसा नहीं, इतना भी तेज़ नहीं लग रहा है, इतना भी पावरफुल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। ये हुआ, हमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस को देखा, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं ये भी हमने देखा है। तो आई होप कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।